देखो अलविया, देखो अभी तक जो हमने पढ़ाया है तुम्हें वो ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन बताया था मैंने। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। यानी कि अब ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। चाहे ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो या ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा ही। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो या ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो। इसे हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये न्यूटन ने दिया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये हो गया कि हर ऑब्जेक्ट चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो एक दूसरे को खींचेगा ही। देखो यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये ज़मीन है। अब ये लड़का है, ये लड़का ज़मीन को भी खींच रहा है और ज़मीन लड़के को भी खींच रही है। उसी तरह से अगर दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट इधर खींचा जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर भी खींचा जा रहा है, ये लड़का इस ऑब्जेक्ट को भी खींच रहा है, ये लड़का इस ऑब्जेक्ट को भी खींच रहा है, ये लड़का इस ज़मीन को भी खींच रहा है। लेकिन उसी वक्त ये ऑब्जेक्ट इस ज़मीन की तरफ भी खींचा जा रहा है और ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट की तरफ भी खींचा जा रहा है ना। ये ऐसा होता रहता है, ये हमेशा ही होता रहता है। लेकिन ये ऐसा हम देखने को नहीं मिलता कभी कि हम किसी के तरफ चले गए, खिंच गए, है ना, या कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ गया क्योंकि हर कोई खिंच रहा है एक दूसरे को। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है अर्थ, जो कि सबसे बड़ा है ना। हम सब के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के वजह कर ये हम सब, ये छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हम लोग सब अर्थ के तरफ चले जा रहे हैं, है ना। जब दो इंसान लड़ता है, जीतता कौन है? जो ज़्यादा ताकतवर होता है। उसी तरह से जब टग ऑफ वॉर में ऐसा होता है ना, दोनों तरफ रस्सी जब लोग खींचते हैं तो जिधर ज़्यादा ताकत लगाते हैं लोग, वो लोग जीत जाते हैं, वो लोग खींच लेते हैं उसको। उसी तरह से हम लोग सब है ज़मीन की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़मीन हम लोग ये सब सामान के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ यही नहीं कहता है कि हर कोई एक दूसरे को खींचेगा, बल्कि ये भी बताता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि अगर कोई खींचेगा तो किस हिसाब से खींचेगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है एक तरह का फोर्स है ना। ज़मीन एक फ़ोर्स लगा रही है हम पर, या हम ज़मीन पे फोर्स लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि ज़मीन मुझे खींच ले रही है ना। हम ज़मीन को नहीं खींच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे ज़्यादा बड़ी है ज़मीन। क्लियर है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है, लेकिन साथ साथ ये भी कहता है कि जो खींचेगा वो किस हिसाब से खींचेगा। तो देखो फोर्स जो होता है, ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास, दो चीज़ें जो आपस एक दूसरे को खींच रही हैं उसके मास के प्रोडक्ट के बराबर। और वही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि वो दो लोग आपस में कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, यानी डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 के, यानी m1 m2 बोला तो अगर हम इस ज़मीन के बारे में बोलेंगे तो ज़मीन हो गया m1 और ये लड़का हो गया m2। अगर इस लड़के और ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये लड़का हो गया m1 और ये ऑब्जेक्ट हो गया m2। तो ये लोग, इनका वज़न कितना है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। फोर्स बराबर नहीं होगा, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना कम वज़न होगा उतना कम फोर्स होगा। ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और फिर यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम के, यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी है। अगर वो दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स अगर दूरी कम हो गई तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये देखो, ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ये दोनों फार्मूले को मैंने कंबाइन कर दिया, तो ये बन गया ये वाला फार्मूला। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी यहाँ पे डिस्टेंस है, डी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। अब देखो, m का मतलब मास, d का मतलब डिस्टेंस यहाँ पे बिटवीन देम। अब देखो, कोई भी चीज़ को प्रोपोर्शनल होता है, उसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए इक्वल का निशान रखना पड़ता है।
ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कर दिया F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन था वो मैंने हटा दिया, किससे हटाया, जी से, ठीक है ना, ये जी से मैंने हटा दिया। देखो इसको समझने के लिए बस ऐसे समझ लो कि अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ सर्कल हमेशा रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। लेकिन ये प्रोपोर्शनल है, मैंने क्या लिखा, प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो एरिया भी ज़्यादा होगा, और रेडियस कम होगा तो एरिया भी ज़्यादा होगा, एरिया भी कम होगा। लेकिन ये इक्वल कब होगा, तो इक्वल होगा उस वक्त जब इसे हम ये वाले साइन को हटा करके पाई यूज़ कर लें, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब ये इक्वल हो गया है, और पाई क्या होता है, पाई एक कांस्टेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये है, मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी था पहले, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी था, मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके जी यूज़ कर लिया। जी क्यों यूज़ किया, यहाँ पे देख लो, जैसे पाई को मैंने हटा दिया कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने पाई से हटाया, उसी तरह से वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी मैंने जी से हटा दिया, तो ग्रेविटेशन में जी आ जाता है। और जी क्या होता है, जी की जैसे पाई की वैल्यू 22.7 है तो जी की वैल्यू ये है, इसे तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और ये इसका यूनिट है ये वाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से, अब इससे बहुत सारा फार्मूला, इससे बहुत सारा आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर कहें कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसे पढ़ो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 50 किलो का है और दूसरा ऑब्जेक्ट 120 किलो का है, और उनके बीच में जो दूरी है वो 10 मीटर की है, और ग्रेविटेशनल जी तो कांस्टेंट है, ये तो सबके लिए होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा हो बड़ा हो, यही यूज़ करेंगे। तो फोर्स निकालिए, यानी ग्रेविटेशन निकालिए कितना होगा। तो फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया ये वाला, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखा, ऐसे सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। आगे देखो, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरना शुरू कर दे, है ना, ऊपर से नीचे डायरेक्टली ऐसे गिरना शुरू कर दे, तो हमने इससे पहले पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई फोर्स लगाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर वो रोका जा रहा है तो, ब्रेक लगाया जा रहा है तो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम 5वीं मंजिल से गिरने के लिए छोड़ दें तो वो कौन सा फोर्स है जो इसे खींचेगी, तो अर्थ का ग्रेविटेशन। तो वो ग्रेविटेशन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी अर्थ, उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है फ्री फॉल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखो जी एफ की वैल्यू हमने पढ़ा है अभी तक, जी एम एम बाई आर स्क्वायर फोर्स का, और फोर्स से पहले से हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एफ की वैल्यू तो होती है एफ इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए दिया हुआ है। अगर इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू जी एम एम बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे मैंने कर दिया एम इंटू ए, यहाँ से एक एम कट गया तो क्या आया, जी एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब एक का वैल्यू निकालने की मैंने कोशिश करी तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और एम अब किसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 और आर स्क्वायर, आर यहाँ पर रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ ये है। अगर इसको निकालने की कोशिश किया तो ये आया एक्सेलरेशन 9.8। क्लियर है। अब देखो, अब अगर इन सब को अगर हम जितना भी इक्वेशन हमने पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ पे हम g का वैल्यू अगर रख दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था। लेकिन अब ये बन जाएगा फार्मूला जो कि तुम्हें लिखवा चुके हैं, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे मैंने g लगा दिया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा फार्मूला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है। बाकी
वो जो एक और फार्मूला है वो तुम खुद लिख करके लाना। और ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 150 केजी का है तो वो अर्थ को कितने स्पीड से या कितने फोर्स के साथ खींचेगा, या अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स के साथ खींचेगी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ ये दिया हुआ है और रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। g की वैल्यू पता है तुम्हें, m1 ये है तुम्हारा, m2 ये है, उसी तरह से रेडियस की वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसे बिल्कुल कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा लेंदी है ज़रूर, लेकिन इसको यूज़ करना है वो क्या बोलते हैं खुद, मतलब पॉइंट हटा करके, डेसिमल हटा करके नीचे ज़ीरो लगाना, या नीचे से डेसिमल हटा कर ऊपर ज़ीरो लगाना, इस तरह से सॉल्व करना, 2 से कट करना, 3 से कट करना। मोबाइल या फिर कोई कैलकुलेटर वगैरह यूज़ मत करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करके मुझे सेंड करना। क्लियर है ये? और जो चीज़ पूछना होगा, नहीं समझ में आई बात, तो वो तुम पूछ लेना। ये क्या नहीं हुआ ये? रिपोर्ट की है।